यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अध्याय 10 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। इस अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जिसमें दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है ये इसमें दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ठीक है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी जो क्षमता होगी वो भी ऋणात्मक ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए है 5 डायोप्टर प्लस के, और ऑप्शन बी है माइनस के 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है माइनस के 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी है प्लस 2 डायोप्टर। डायोप्टर आप जानते ही हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जबकि जो फोकस दूरी है वो मीटर में दी हो, ठीक है। तो P बराबर हो जाता है 1/f। तो यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो सूत्र के हिसाब से हम निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा +2 डायोप्टर। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो यहाँ पूछा गया कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है नेत्र लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं अच्छे से कि उत्तल लेंस जो होता है वो समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर फोकस कर देता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो जो एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है उसके लिए अभिसारी लेंस कहते हैं, और जो किरणों को फैला देता है उसके लिए क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नीचे जो पदार्थ दे रखे हैं उनमें पूछ रहे हैं कि कौन से पदार्थ का यूज जो है लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो ऐसे पदार्थ का हम यूज कर सकते हैं जो पारदर्शी हों, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है जल, कांच और प्लास्टिक तो पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी जो है अपारदर्शी होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है मिट्टी का हम उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं F बराबर R/2। इसकी सहायता से हम R का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो F/R/2 से अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा 2F, मतलब 2 गुणा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 गुणा हम 2 से करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है
ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप जानते हैं, इससे आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अवतल। अवतल से आप जानते हैं कि इससे जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से भी जो है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ऊपर है जो चौथा ऑप्शन है, उसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि जो अवतल लेंस होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। यहाँ पूछना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो काल्पनिक मतलब आभासी। ठीक है, तो आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा ही होता है। ठीक है, चाहे वो किसी दर्पण द्वारा बने और चाहे किसी लेंस द्वारा बने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो यहाँ एक तरह से पूछा गया है कि जो आवर्धन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं u/v। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि u क्या होता है और v क्या होता है। ठीक है, u जो होता है वो वस्तु तक की दूरी होती है और v होती है वो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। ठीक है, तो u/v पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है u/b। ऑप्शन तीसरा है u+v। और चौथा ऑप्शन है v/u। ठीक है, तो आपको जो आवर्धन का सूत्र है वो पता होना चाहिए। क्या होता है? v/u होता है। ठीक है, लेंस के लिए। और यही अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में हो जाएगा -v/u। ठीक है, तो यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, v/u। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ठीक है, तो आपको दर्पण का सूत्र आपको अच्छे से याद होगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो यहाँ आपको सही से देखना है, तब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा ऑप्शन दिया है 1/u - 1/v = 1/f। तीसरा ऑप्शन दिया है 1/v + u/1 = 1/f। और तीसरा ऑप्शन है v/1 + 1/u = 1/f। ठीक है, तो देखिए सी और डी में u/1, सी ऑप्शन में u/1 और डी में दिया है v/1, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, सी और डी दोनों। और ऑप्शन बी है उसमें माइनस दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा कि 1/v + 1/u = 1/f। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, और प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। तो ऑप्शन ए है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी है बड़ा और काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ आपको जो उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियाँ बनती हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन आए उन्हें आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो जब आप किरण आरेख खींचेंगे तब आपको पता चलेगा कि F और 2F के बीच जब वस्तु रखी होती है तब उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, बड़ा और वास्तविक होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। ठीक है, तो लेंस का तो उपयोग हो ही नहीं सकता, अब दर्पण की बात आती है यहाँ पर। ठीक है, तो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, मोटर कार की हेडलाइट में, तो यहाँ प्रयोग जो होता है वो होता है अवतल दर्पण का। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ केवल ऑप्शन जो दे रखे हैं उन्हीं में से अपना उत्तर छांटना है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के, और निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से जो कोई नहीं है ऑप्शन डी है। तो यहाँ हम अगर देखें ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों सही नहीं होगा, देखिए यहाँ परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दिए हैं, तो परावर्तन कोण परावर्तन की घटना में होता है और अपवर्तन जो होता है वो अपवर्तन की घटना में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। ऑप्शन सी भी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण दिया है और यहाँ दिया है विचलन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेंस में जो है 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस में जो बिंदु होता है उसके केंद्र में जो स्थित होता है उसके लिए क्या कहते हैं। ठीक है, उसका नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी है फोकस, ऑप्शन सी है ध्रुव। तो जो ध्रुव होता है वो दर्पण में होता है, लेकिन जो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष से दूर जाती है, ऑप्शन डी है उसी पथ के अनुदिश वापस जाती है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण जो होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो
सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो नियम में से एक नियम पूछ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है संतुलित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे लेंस जो है पतला होता जाएगा उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं जो यदि प्रकाशिक केंद्र मतलब O और मुख्य फोकस F के बीच अगर वस्तु को रख दिया है तो उसकी जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 6 स्थितियाँ हैं वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तभी आप इस तरह के सवाल जो है कर पाएंगे। ऑप्शन ए है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 6 स्थिति अच्छी तरह से पता है तो आप आराम से बता देंगे कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, तो अगर अनंत पर रखे कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है ध्रुव पर। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि हम लगातार जो है 20 प्रश्न ही ले रहे हैं प्रत्येक चैप्टर से जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी क्वेश्चन। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन ए है विचलन के साथ निर्गत होती हैं, ऑप्शन बी है 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, ऑप्शन सी है बिना विचलन के निर्गत होती हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ये भी क्या है, एक जो 4 नियम जो बताए जाते हैं प्रतिबिंब बनने के उनमें से एक नियम पूछा है ये कि जब प्रकाशिक किरण जो होती है प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। ठीक है।